हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल गणेशाय वर्ल्ड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मैथ्स पेडालॉजी में दो इम्पोर्टेंट विधियां पढ़ने वाले हैं, जिसमें से हमारी पहली रहेगी समस्या समाधान विधि। इसके बाद दोस्तों हमारी जो सेकंड विधि है वो हमारी रहेगी प्रयोजना विधि, प्रयोजन विधि, योजना विधि, या फिर हम इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट विधि। इन दोनों विधियों को दोस्तों हम कंप्लीट करेंगे और इनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को भी बताएंगे कि किस टाइप के इसमें से क्वेश्चन निकलते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों देखेंगे कि ये जो समस्या समाधान विधि होती है क्या होती है। तो दोस्तों समस्या समाधान विधि, ये तो हमें नाम से ही क्लियर हो रहा है, समस्या का समाधान करना। किसी समस्या, किसी हमें कोई समस्या मिल जाती है, यदि उस समस्या का हम समाधान करते हैं तो वो हमारा किसके अंतर्गत आता है, समस्या समाधान विधि में। लेकिन दोस्तों इसमें जो समस्या है उस समस्या को हम नहीं करते सॉल्व, है ना। इसमें जो समस्या होती है उस समस्या को हम जो टीचर लोग होते हैं वो टीचर लोग तो बच्चों के सामने उस समस्या को प्रकट करते हैं, उत्पन्न करते हैं, और जो छात्र होता है वो छात्र अपनी तर्क, क्षमता, सुझाव, विचार आदि का प्रयोग करके इस समस्या को सॉल्व करता है ना। तो ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पहले तो इसके बारे में बता दे रहा हूँ दोस्तों। जो समस्या समाधान विधि है इसके जनक जॉन डेबी हैं, है ना। ये तो कई बार आ चुका है एग्जाम में कि समस्या समाधान विधि के जनक कौन हैं, ठीक है। अब इसके बाद इस विधि में क्या होता है तो वो तो मैंने पहले ही बता दिया क्या होता है। इस विधि में जो शिक्षक होता है वो शिक्षक छात्रों के सामने एक समस्या रखता है। क्या रखता है? समस्या रखता है, और छात्रों को समस्या को हल करने के लिए कहता है। अब छात्रों के सामने समस्या रख दिया और उसको हल करने के लिए कह दिया, और ये भी बोलता है कि आपको इस समस्या को सॉल्व करना है। आप अपनी तर्क, क्षमता जो भी है वो आप लगा सकते हो और इस समस्या को सॉल्व करो, है ना। तो फिर छात्र क्या करता है दोस्तों? छात्र अपने विचार, सुझाव, प्रयास, तर्क आदि सब का प्रयोग करके समस्या को समझाने के लिए सॉल्व करता है, समस्या को सॉल्व करता है ना। तो अब जैसे दोस्तों छात्र है वो छात्र अपनी जो सुझाव, प्रयास, तर्क आदि का यूज करेगा, तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि जो छात्र है उसका, छात्र का विकास होगा, एक उन्वेषक की तरह कार्य करता है ना। तो ध्यान रखना इसमें दोस्तों जो छात्र है उस छात्र केंद्रित विधि है ना। आपको एक चीज याद रखना है कि जो समस्या समाधान विधि है वो छात्र केंद्रित विधि है ना, क्योंकि इसमें जो छात्र है वो ही एक्टिव रहता है, वो ही सक्रिय रहता है, सब कुछ वही करता है, ठीक है। यह विधि करके सीखने पर बल देती है, ठीक है। यदि जो छात्र है वो करेगा तो सीखेगा। लेकिन दोस्तों आपको एक डाउट आ रहा होगा कि सर आपने कई विधियों में ये करके सीखने पर बल दिया है, तो ये दोस्तों ये सर हम कहाँ तक याद रखें। तो दोस्तों आप क्या किया करो, कोई भी चीज पढ़ा करो तो एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ा करो, क्योंकि जब एक दूसरे से हम चीजों को रिलेट करके पढ़ते हैं तो हमें पढ़ने में भी मजा आता है और समझने में भी और याद रखने में भी मजा आता है ना। अब जैसे करके सीखने पर कौन कौन सी विधि बल देती है तो उसको मैं बता दे रहा हूँ। देखो, पहली तो हमारी समस्या समाधान विधि करके सीखने पर बल देती है। दूसरी दोस्तों हमारी जो ह्यूरिस्टिक विधि है, क्या ह्यूरिस्टिक विधि है, वो ह्यूरिस्टिक विधि करके सीखने पर बल देती है। इसके बाद दोस्तों जो प्रयोगशाला विधि है, देखो प्रयोगशाला में भी बच्चा ही करता है, जो छात्र होता है वही सब करता है। अब ह्यूरिस्टिक विधि है, ह्यूरिस्टिक विधि में जो टीचर होता है वो कोई हेल्प नहीं करता, है ना। तो यहाँ पर भी जो बच्चा है, छात्र है, वही सब कुछ करता है। तो ये भी हमारी करके सीखने पर बल देती है, ये भी हमारी करके सीखने पर बल देती है। इसके अलावा एक विधि और है जो है हमारी खेल विधि। देखो अब खेल विधि में जो संपूर्ण ज्ञान है वो खेल द्वारा दिया जाता है, और खेल द्वारा कौन मतलब प्राप्त करता है? यदि बच्चा खेलेगा, कूदेगा, तब तो उसको ज्ञान प्राप्त होगा। तो ये भी खेल मतलब करके सीखने पर बल देती है ना। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात याद रखना कि यहाँ पर जो जो विधि छात्र स्वयं करता है, मतलब जिस विधि में छात्र एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है, वो ही विधि करके सीखने पर बल देती है ना। तो मैंने आपको चार विधियां बताई हैं, एक समस्या समाधान विधि, दूसरी हमारी ह्यूरिस्टिक विधि, तीसरी हमारी प्रयोगशाला विधि, और चौथी हमारी खेल विधि। ये विधि करके सीखने पर बल देती हैं,
और ये जो विधियां हैं दोस्तों, ये छात्र केंद्रित विधियां हैं। कौन सी केंद्रित विधियां हैं? छात्र केंद्रित विधियां हैं। ठीक है, अब हमें आप ये बताओ कि शिक्षक केंद्रित विधि कौन सी है। तो शिक्षक केंद्रित विधि में हमने पढ़ा था ना दोस्तों, व्याख्यान विधि। जो व्याख्यान विधि होती है, इसमें जो टीचर होता है वो व्याख्या करता है, सारी कुछ व्याख्या टीचर ही करता है, बच्चे तो बस निष्क्रिय होकर क्लास में बैठे रहते हैं, है ना, बस। तो यहाँ पर जो व्याख्यान विधि है वो एक शिक्षक केंद्रित विधि है। और मैंने आपको बताया था, ये पुराने समय में जो ऋषि मुनि होते थे ये इसका प्रयोग करते थे। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि ये सबसे प्राचीनतम विधि है और प्रचलित विधि है। कौन सी विधि? व्याख्यान विधि। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ जाते हैं और आगे देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। जो हमारी समस्या समाधान विधि है, इस समस्या समाधान विधि की विशेषताएं क्या हैं? तो दोस्तों यह विधि वैज्ञानिक ढंग से आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो सही बात है, जब जो छात्र है, छात्र खुद सेल्फ करेगा, खुद खोजकर्ता की तरह कार्य करेगा, तो ये वैज्ञानिक रूप से आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी ही, है ना, क्योंकि जो छात्र है वो अन्वेषण या आविष्कारक की तरह कार्य करता है। ठीक है, इस विधि में छात्र हमेशा क्रियाशील रहता है, क्योंकि पूरा काम छात्र के ऊपर ही डिपेंड रहता है। ठीक है, इस विधि में छात्र सदैव स्वतंत्र होकर स्वयं कार्य करते हैं। इसमें जो छात्रों पर कोई प्रेशर नहीं होता कि नहीं साहब ये करना ही होगा, है ना, ऐसा है ना, तो वो तो कुछ मन से करता है। यदि कोई बच्चा में इंटरेस्ट है तो वो मन से करेगा, और किसी बच्चा में इंटरेस्ट नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए ये विधि फिर नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें छात्र स्वयं सदैव स्वतंत्र होकर कार्य करता है। ठीक है, इसमें तर्क शक्ति का विकास होता है, बच्चा स्वयं करेगा, चीज़ों को समझेगा तो तर्क का विकास होगा। समस्या समाधान की योग्यता विकसित करती है। ठीक है, और इसमें समस्या समाधान की योग्यता, और बच्चा है ना कई समस्याओं को फिर है ना स्व अध्याय की भी इसमें भावना विकसित होती है, क्योंकि जब अन्वेषक की तरह कार्य करता है तो ये बच्चा सोचता है कि हमें और भी कुछ करना चाहिए। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको इनको याद रखना है ना। इसके बाद दोस्तों इसके दोष देख लेते हैं, इस विधि के दोष क्या हैं। तो इस विधि के दोष दोस्तों ये हैं कि यह समस्या कठिन हो, मतलब यदि समस्या कठिन हो, जो छात्रों की रुचि है ना जो कम हो जाती है। अब दोस्तों छात्र जो समस्या है वो इतनी बड़ी हो कि बच्चे का हर बार दिमाग खराब हो कि अरे यार ये क्या होता है, क्या होता है, मतलब उसको उसका डाटा ही नहीं मिल रहा है। ये मान लो जैसे कोई समस्या दे दी हमने, यदि उस समस्या का बच्चे के पास डाटा ही नहीं मिल रहा, कोई आंकड़े ही नहीं मिल रहा है, उससे संबंधित जानकारी ही नहीं मिल रही, तो बच्चा क्या हो जाएगा? निरुत्साहित हो जाएगा। मतलब उसमें उस जो समस्या है उसको सॉल्व करने की जो शक्ति है ना वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो समस्या को ध्यान रखना है दोस्तों। इस समस्या समाधान विधि में जो समस्या होती है वो बच्चों के लायक होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों के जो लेवल है उससे हाई हो। ठीक है, चलो इसके बाद दोस्तों यदि समस्या की भाषा सरल ना हो, यदि जो समस्या है वही बात है, ये जो इसमें बताई है वही बात इसमें है ना, सरल ना हो तो छात्रों की रुचि कम हो जाती है, वो सही है ना। अब इसमें अधिक समय लगता है, तो दोस्तों कोई भी समस्या अननोन समस्या हो उसको सर्चिंग करने में, उसको मतलब उससे संबंधित चीज़ों को ढूंढने में हमें समय ज़्यादा लगता ही है, तो इसमें अधिक समय लगता है। ये चीज़ें आप याद रखना, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से जो हमारा क्वेश्चन एग्जाम में वो है निकलता है। इसके बाद दोस्तों ये प्रयोजन विधि, योजना विधि या फिर प्रोजेक्ट विधि, ये विधि इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका जो जनक है वो तो कई बार पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका प्रयोजन है, इसका प्रयोजना भी बोल सकते हैं, इसको योजना भी बोल सकते हैं, ये प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं। तो ये तीनों नाम आ चुके हैं, कई बार तीनों नाम आ सकते हैं, कभी इस नाम से आता है कभी इस नाम से आता है। तो दोस्तों इसके जो जनक हैं वो जनक हैं किलपैट्रिक, हमेशा आपको याद रखना है। इसके जनक कौन है? किलपैट्रिक नामक वैज्ञानिक हैं, परियोजना या योजना या प्रोजेक्ट विधि के जनक। अब परियोजना या योजना या प्रोजेक्ट विधि तो क्या होती है उसको समझो। तो दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं, कोई जो छात्र होते हैं उन छात्रों को किसी विषय पर हम प्रोजेक्ट बनाने के लिए देते हैं कि आपको इस विषय पर कोई टॉपिक चुन लिया, जैसे आपने ये चुन लिया कि पर्यावरण, क्या पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण पर आप प्रोजेक्ट बनाओ। ठीक है, या फिर आप गणित पर प्रोजेक्ट बनाओ। ठीक है, या फिर आपसे बोल दिया कि जो सोलर सेल है उस सोलर सेल पर प्रोजेक्ट बनाओ। ठीक है, या फिर
आप ये से आपसे बोल दिया कि जो चक्की है उस पवन चक्की है उस पर प्रोजेक्ट बनाओ। तो इसमें दोस्तों बच्चों को हम प्रोजेक्ट बनाने के लिए देते हैं। जनरली जो स्कूल में जो स्कूल का लास्ट सेशन होता है उसमें चलता है, इसमें हम प्रोजेक्ट बनाने के लिए देते हैं। तो जब हम बच्चों को प्रोजेक्ट बनाने के लिए देते हैं तो बच्चा क्या करता है, उस प्रोजेक्ट से, उस समस्या से संबंधित हर आंकड़े को जुटाता है, हर संबंधित जानकारी को कहीं ना कहीं से प्राप्त करता है। तो उसमें दोस्तों जो बच्चा है हर जानकारी को प्राप्त करता है और खुद तैयार करता है। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों क्या करता है, सबसे पहले बच्चा योजना बनाता है कि हमें जो प्रोजेक्ट मिला है उस प्रोजेक्ट में चाहिए क्या क्या है, क्या चीज़ें हैं। इसके बाद दोस्तों वो क्या करता है, उन योजना बना के उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है कि इसका समस्या जो है, इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस विधि में संपूर्ण कार्य को योजना बनाकर किया जाता है। इसमें संपूर्ण जो भी कार्य होता है उसको योजना बनाकर ही किया जाता है कि ये हमारा प्रोजेक्ट है और इस दिन हम तुम लोग से सबमिट करवाएंगे, ये सब चीज़ें है ना। तो उस समय सीमा में जो बच्चा है उससे योजना बनाता है। इसमें समस्या के समाधान के लिए छात्र स्वयं अपने तर्क शक्ति के द्वारा कार्य करता है और हल खोजता है और अंत में आपको प्रेजेंट कर देता है कि ये आपका प्रोजेक्ट सर इस पे दिया था, इस पे आप कुछ भी पूछ सकते हैं, हम इसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ जाते हैं और इस परियोजना या योजना विधि है उसकी विशेषताएं देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो छात्र होता है क्रियात्मक और सृजनात्मक शक्ति का, इसमें जो छात्र होता है उसकी क्रियात्मक और सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। तो सीधी सी बात दोस्तों हम ये कह सकते हैं नवाचार है ना, या फिर हम कह सकते हैं नवाचार है ना। नवाचार से संबंधित आप चीज़ों को जानते हो। इसमें दोस्तों जो बच्चा की सोच डेवलप होती है। जैसे आपने पवन चक्की को ही बनाने को दे दिया है ना, तो और पवन चक्की को उसने डेवलप किया, उसने बनाया, तो इसके बाद उसके अंदर ये माइंड में जाएगा कि यार हम तो कुछ और भी कर सकते हैं। जब हम ये कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं है ना। जैसे हमने पवन चक्की बनाई है तो हम इसके बाद हीटर का भी निर्माण कर सकते हैं है ना, इंडक्शन का निर्माण, मतलब कई प्रकार से उसके पास अंदर सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है ना। और क्रियात्मक मतलब वो करने की शक्ति का तो उसमें विकास होता ही है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें छात्र निरीक्षण, तर्क, निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। ठीक है, अब ये चीजें सब करेगा तो बच्चे के अंदर ये निर्णय लेने की शक्ति का भी विकास होता है कि मतलब यार ये कैसे हो सकता है, अगर ये होता है तो क्यों होता है, ये सब चीजें उसके अंदर दिमाग में जाती हैं। तो इसके बाद दोस्तों इसका दोष केवल एक ही है और इसका दोष ये है कि इसके द्वारा सभी विषय को नहीं समझा जा सकता। तो सही बात है दोस्तों, जो परियोजना या प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट सभी विषय के लिए नहीं है, सभी पाठों के लिए नहीं है, हम ऐसा कह सकते हैं सभी टॉपिकों के लिए ये विषय नहीं है। ठीक है, ओके, तो ध्यान रखना दोस्तों। जैसे आपसे बोल दिया कि किसी कोई कवि है, जैसे मेरे ही ऊपर ही बोल दिया कि मेरे ऊपर प्रोजेक्ट बनाओ। ठीक है, तो मेरे ऊपर क्या प्रोजेक्ट बनाओगे, मेरे ऊपर तो कोई मेरी जीवनी लिख सकते हो है ना, और वो जीवनी कोई प्रोजेक्ट थोड़ी ना होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ये सभी विषय के लिए उपयोगी नहीं है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये सब समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा है ना। आज की वीडियो में हमने दो विधियों को कंप्लीट किया है जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि रहेंगी। इनमें से क्वेश्चन निकलते हैं और दोस्तों इन्हीं जो विशेषताएं है ना और इसके दोष हैं, इन्हीं से क्वेश्चन निकल के आता है। तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए है ना, और यदि नए व्यूअर हैं तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों हाँ, इसके बाद की भी कई विधियां जैसे आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, इन विधियों को आप चैनल की जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप इनको देख सकते हैं है ना। तो दोस्तों सभी जो 10 मेथड हैं, शिक्षण विधियां, जो 10 शिक्षण विधियां हैं, उन सभी 10 शिक्षण विधियों को दोस्तों मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो इनसे दोस्तों जितने भी क्वेश्चन निकलते हैं वो सभी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि मैंने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है ना। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच।